नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव या मायावती हो या फिर कांग्रेस के नेता, ईवीएम में गड़बड़ी को बीजेपी की जीत की वजह बता रहे हैं। ईवीएम को लेकर सियासत तेज है और इन सबके बीच पहली बार ईवीएम पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने विपक्ष का यह मुद्दा फैक्ट्री में तैयार किया हुआ बताया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो आज सत्ता में है वो ईवीएम से ही जीत कर आए हैं, उठा रहे हैं। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि पीएम ने क्यों कहा कि ईवीएम विपक्ष की फैक्ट्री से निकला हुआ मुद्दा है। ये बात जरूर है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि कुछ समय ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं कुछ फैक्ट्री में जो बाद में उसका रिलीवेंस नहीं रहता। जैसे चर्च पर आक्रमण करने की बात आई, फिर बीच में कुछ लोगों ने मेडल वापस करने का एक अभियान चलाया, फिर अब ईवीएम की बात आई। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें आती रही कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, कुछ हमारे मित्रों ने इसकी तैयारी की पर ये मुद्दे टिके नहीं क्योंकि इसमें दम नहीं था। और इसलिए उन्होंने कहा कि इन बातों के तरफ ध्यान मत दो। इसके साथ हमारा जो मेन मकसद है, जो स्पिरिट है भारतीय जनता पार्टी का, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए विचार, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के नेता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता, और थोड़ी देर में हमारे साथ नदीम जावेद कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। राजकुमार भाटी जी, आप लोगों ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, आप कोर्ट तक गए, आप राष्ट्रपति तक शिकायत लेकर के गए, लेकिन पीएम कह रहे हैं कि यह तो विपक्ष की फैक्ट्री से तैयार हुआ मुद्दा है। देखिए, झूठ पैदा करने की फैक्ट्री और झूठे मुद्दे बनाने की फैक्ट्री आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के पास है, और किसी के पास है ये तो अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो उन्हें लगता है कि जिस तरह ये झूठे मुद्दे बनाते हैं इसी तरह विपक्ष में भी झूठे मुद्दे बनते होंगे। ईमानदारी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि व्यक्ति का ईमानदार होना ही जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। अगर ईवीएम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की वजह से जीती है, ये 100% सही है, हम मान लेते हैं वो वोट से जीती है। लेकिन अगर ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। केजरीवाल जी ने दावा किया है, जो IITN है, कि मैं 10 तरह से छेड़छाड़ सिद्ध कर सकता हूं, कि 10 तरह से उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। तो क्यों ना उसकी सफाई दी जाए, क्यों ना उसकी जांच कराई जाए। तब तो इसके मुताबिक 2015 में जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत, देखिए मैं पहले कह चुका हूं, तो इसका मतलब वो भी ईवीएम में छेड़छाड़ के जरिए। मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रख रहा हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कि अपना चश्मा लगा के बात कर रहा हूं, अपनी ये पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं हो सकता है यूपी में बीजेपी को वोट की वजह से ही जीत मिली हो सकता है केजरीवाल को ईवीएम की वजह से जीत मिली हो। हम इसमें नहीं जा रहे, हम इसमें जा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर हो सकती है तो हो सकता हुई हो, और या न हुई हो तो भविष्य में कभी हो, लेकिन तो ऐसी गुंजाइश क्यों छोड़ी जाए और जनता को इस भ्रम में क्यों छोड़ा जाए। स्टैंड है, जनता भी तो भ्रमित है। आपके साथ साथ समाजवादी पार्टी शामिल है, आपके साथ साथ आम आदमी पार्टी शामिल है, आपके साथ साथ इसमें कांग्रेस भी शामिल है। बीएसपी तो यहां तक कह रही थी कि हमारे लोगों ने बीएसपी में बटन दबाया लेकिन वोट चला गया कमल। देखिए, पहली बात तो हमने ईवीएम का मसला नहीं उठाया था। चुनाव 11 तारीख को रिजल्ट आने के तुरंत बाद हमने सबसे पहले अपनी हार स्वीकार की, जनता का निर्णय अपने सिर माथे पर लिया, और हमने कहा ठीक है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनका स्वागत है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये प्रश्न उठाया गया है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जरूर चाहेंगे कि इसकी अच्छे उच्च तकनीशियनों से जांच कराई जाए। ठीक है, इसके लिए कोई, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी को वोट मिला हो और वो वोट के जरिए जीते, और आप साथ साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि छेड़छाड़ भी की गई हो। आप दोनों बातें कह रहे हैं, ना की गई हो तो भविष्य में की जाए। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं कांग्रेस के नदीम जावेद के पास जाना चाहूंगा। नदीम जावेद जी, ये बताइए कि आप ही के पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो आज मैं यहां पर नहीं बैठा हुआ होता। आप ही के पार्टी के वीरप्पा मोइली, जो देश के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि पुराने सिस्टम की जरूरत नहीं है, ईवीएम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके सारी चीजें मैनेज की जा रही हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 2017 के विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, उनमें एक बड़ी बुनियादी बात है। क्योंकि मैं स्वयं विधायक था और 2012 का विधानसभा का चुनाव मुश्किल हालात में जीता था। मुझे 80,000 वोट मिली है। जो जमीन पे हालात थे और जिस तरह के नतीजे आए हैं, उनमें कोई सामंजस्य दिखाई नहीं देता। जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, उस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर कि ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी उन बूथ्स पर इतना वोट पाएगी। इसलिए इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले संपन्न हुआ है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में 13 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर स्वयं प्रत्याशी को भी 0 वोट मिले हैं। यानी कि अगर कोई प्रत्याशी है, उसको अपने बूथ पर अपना वोट भी नहीं मिला है। इसलिए शक पैदा होता है कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है। और लोगों ने तो अब यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, ये एवरी वोट फॉर मोदी है। इस तरह की कैंपेन भी सोशल मीडिया पर और दूसरी तब तो यही बात बीजेपी भी कांग्रेस के लिए कह सकती है कि पंजाब में कांग्रेस ने ईवीएम को मैनेज करके चुनाव जीता। ये बात बीजेपी भी कह सकती है। अगर देखिए, अगर लोकतंत्र, हम गुलाम नबी आजाद साहब ने राज्यसभा में बोलते हुए पार्टी की तरफ से स्पष्ट बात कह दी कि हम पंजाब में दोबारा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने को तैयार है? चलिए, जवाब लेते हैं सुधांशु मित्तल जी से की तरफ से उठाया। सुधांशु मित्तल जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए प्रत्युष जी, जनादेश का इस तरह अपमान करा जाए, ये अशोभनीय है। हम दिल्ली में हारे, हमने कभी नहीं कहा कि ईवीएम खराब थे। हम बिहार में हारे, हमने कभी नहीं कहा। हम बंगाल में हारे, हमने कभी नहीं कहा। हमने तमिलनाडु की हार या केरल की हार हो, जनादेश को स्वीकार करा। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जिनको ना तो प्रजातंत्र पे भरोसा है ना जनादेश पे भरोसा है, वो कैसी अर्गल बातें करने लगे हैं। पहले तो केजरीवाल जी का, क्योंकि बार बार नाम आ रहा है, मैं इसलिए कह दूं, केजरीवाल जी 70 में से 67 सीटें जीतते हैं और ईवीएम तब ठीक है, और अब ईवीएम खराब हो जाती है, गोवा में खराब हो जाती है। पंजाब में उनका कुतर्क देखिए, वो कहते हैं ईवीएम खराब थी, इनका वोट जो थे आम आदमी पार्टी के, वो भाजपा और अकालियों को चले गए, इसलिए ये लोग हार गए। अरे भाजपा और अकालियों को अगर तुम्हारे वोट चले गए तो भाजपा अकाली जीत जाने चाहिए थे। कांग्रेस कैसे जीत गई? ठीक है। अच्छा, मायावती जी की नकारात्मक राजनीति, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, उससे आक्रोशित होकर लोगों ने उनको हराया, ईवीएम ने नहीं हराया। मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं, स्वाभाविक तौर से मुझे बताइए ना कि अगर यूपी के अंदर हमने ईवीएम में गड़बड़ी करवा ली होती, तो पंजाब में क्यों नहीं हम जीत सकते थे भाई? फिर तो हमें पंजाब भी जीतना चाहिए था। फिर तो हमें हर जगह जो है 100% जीतना चाहिए था। हमें तो दिल्ली में भी जीतना चाहिए था, हमें तो बंगाल में भी जीतना चाहिए, हमें बिहार जो हमारे लिए इतना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। तो क्या सुधांशु जी, बीजेपी ये मानती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है, जो बात चुनाव आयोग अपने पूरे दावे के साथ कह रहा है? और मैं दूसरी बात कहता हूं। जी जी, मैं दूसरी बात कहता हूं। दो प्रश्न अलग अलग हैं। एक प्रश्न है कि क्या यूपी के चुनाव हमने छेड़छाड़ करा के जीते, या पंजाब के चुनाव इन्होंने छेड़छाड़ करा के जीते? एक प्रश्न ये है जी। दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ईवीएम पे भरोसा करने के लिए ईवीएम की जांच होनी चाहिए। दो अलग अलग प्रश्न है। ठीक है। अरे करो ना, अपने को क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ने करवाया था, इनके राज में करवाया था। कांग्रेस के लोग जब बोल रहे हैं तो इनको ध्यान नहीं रहता। सुधांशु जी, जब आप ये कहते हैं, सुधांशु जी, जब आप ये कहते हैं कि हम बिहार हार गए, हमने कोई सवाल उठाया क्या? हम दिल्ली हार गए, हमने कोई सवाल उठाया क्या? हम बंगाल हार गए, हमने कोई सवाल उठाया क्या? लेकिन जब 2009 में लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर ना। अब सुनिए, वो भी सुन लीजिए जी। क्या सुनिए मेरी बात। लाल कृष्ण आडवाणी जी का बयान पढ़ लीजिए, बयान मुझे दिखा दीजिए। जब उन्होंने कहा हम इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम मशीनें खराब थी, दिखा दीजिए। ये सब जने बैठे हुए, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने संदेह जताया था, ईवीएम को लेकर संदेह जताया था और कहा था कि परंपरागत मतपत्रों की वापसी होनी चाहिए।
ये लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था। देखिए कौन सी व्यवस्था, सुनिए एक चीज है, मैंने जो प्रत्युष जी कहा ना, कौन सी पद्धति में चुनाव होने चाहिए उसके बारे में व्यक्तिगत मत। और 2009 में हम चुनाव हारे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी करी गई थी। दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कभी नहीं, भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी से हम चुनाव हारे। सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। खम्बन होती है, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना की होती तो भाजपा को गुजरात में और 35 सीटें मिल सकती थीं। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। देखिए स्वामी जी एक व्यक्तिगत तौर पे क्या बोलते हैं और भाजपा क्या बोलती है, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भाजपा का कौन सा बयान है अपनी हार पे जिसमें हमने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा? हमने कभी नहीं फोड़ा। क्यों? हम जनादेश को अपमानित नहीं करते हैं, हम जनादेश से सबक सीखते हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। इनकी विकृत मानसिकता है, ये जनादेश को अपमानित करना चाहते हैं। जवाब हम एसपी और कांग्रेस से ले लेते हैं। राजकुमार आज हारने के लिए सुभाष मित्तल जी कह रहे हैं कि ये अलग बात हो सकती है व्यवस्था को लेकर कि आप या तो पुराने बैलेट पेपर के जरिए करवाइए या फिर ईवीएम के जरिए, लेकिन इनका यह कहना है कि बीजेपी ने कभी आरोप नहीं लगाया कि छेड़छाड़ करके ईवीएम को मैनेज करके किसी ने चुनाव जीता। नहीं, देखिए पहली बात तो जिस बात का सुधांशु जी खंडन कर रहे हैं वो बात दोनों नेताओं ने, आडवाणी जी ने भी और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी अपने बयानों में कही है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तो उन्होंने सवाल उठाया। अगर वो चुनाव, अगर उन्हें ईवीएम पे शक नहीं था तो उस समय उठाने का क्या सवाल था? देखिए दूसरी बात, आपने एक तर्क दिया, वो चुनाव के बाद अगर विधि शास्त्र पढ़ेंगे, वो एक बुक फंक्शन में कहा था। सुधांशु जी, आपने एक तर्क दिया कि हमने वहां नहीं सवाल उठाया, वहां नहीं उठाया, वहां नहीं उठाया, पंजाब में नहीं उठाया। विधि शास्त्र में सिद्धांत है कि अगर कोई अभियुक्त अपने पक्ष में ये सफाई नहीं दे सकता कि मैंने फला जगह चोरी नहीं की, फला जगह चोरी नहीं की, 4 जगह चोरी नहीं की, मैं 5वीं जगह चोरी कैसे कर सकता हूं? ये कोई सवाल नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। ये कोई बचाव का तरीका भी नहीं है। आपने 2 जगह छेड़छाड़ न की हो, 3 जगह छेड़छाड़ कर दी। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। महत्वपूर्ण सवाल केवल ये है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव है तो चुनाव मशीनों से नहीं कराया जाना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। हमारा सीधा मतलब। नदीम जावेद, आपको क्या लगता है कि ये दोनों अलग अलग मसले हैं? एक की सभी पार्टियों को मिलकर कहना चाहिए कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है या उसको मैनेज करके नतीजे अपने पक्ष में किए जा सकते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने तो बकायदा कह दिया है, ओपन चैलेंज है सबके लिए, कि आप मई पहले हफ्ते से लेकर 10 मई तक कोई भी आए और उस मशीन को हैक करके दिखाए, हम मशीन खोल भी देंगे और उसमें छेड़छाड़ करके दिखाए। ये चुनाव आयोग का खुला चैलेंज है। देखिए, मध्य प्रदेश की वीडियो पूरे देश ने देखी है कि किस प्रकार से मशीन में कोई भी बटन दबाइए भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकल रही थी। राजस्थान में धौलपुर में किस तरह से 18 मशीनें खराब निकल के आई हैं, पूरी देश और पूरी दुनिया जान गई है, उसका राज फाश हो चुका है। तो ये कह देना कि मशीनें बिल्कुल ठीक है और उसमें कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहां तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के संपन्न होने के पश्चात मध्य प्रदेश और राजस्थान में मशीनों की पोल खुल चुकी है। दूसरी बात ये कि जो महत्वपूर्ण बात है वो समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ और जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आया है प्रचंड बहुमत के साथ, उस तरह के हालात उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति में थे ही नहीं। ये सच्चाई से दूर है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी संपर्क में थे, बातचीत रोजमर्रा होती रहती थी। किसी की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए इस पर संदेह। कांग्रेस की क्या डिमांड है कि क्या चुनाव ईवीएम के जरिए ना कराया जाए, या डिमांड यह है कि ईवीएम में जो ऑप्शन है पेपर ट्रेल का वो उसको शामिल किया जाए और हर जगह, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा या आम लोकसभा का चुनाव हो, वहां इस्तेमाल किया जाए हर बूथ पर। यह मांग है कांग्रेस की। देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दे दिया है कि वो जो वहां पे म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव उत्तर प्रदेश में आगे होने वाले महीने 2 महीने में, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर से करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ देश के तमाम राजनीतिक दलों ने जाकर
एक मेमोरेंडम दिया है और यह कहा है कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। अगर शंका लोगों को हो रही है, समस्या हो रही है, और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जो करे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दल के नेता, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेतृत्व में लोग इकट्ठा हुए हैं और सबकी ये राय है कि अगर देश की जनता शंका कर रही है किसी व्यवस्था पर तो उसका समाधान होना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से ही तो समस्त चुनाव। तो क्या बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने में पुराने समय में जो चीजें होती थी, बूथ कैप्चरिंग, मत पेटियां बदल दी जाती थी, वो नहीं होगी क्या? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है। देखिए जो विकसित देश है, अमेरिका से लेकर यूके तक, वहां पर आज भी बैलेट से इलेक्शन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन संभव है, वरना इतने विकसित देश, खासतौर से यूरोप के जो देश हैं, वहां पर मशीनों से ही वोटिंग होती, वहां बैलेट से वोटिंग होती है। तो अगर समस्या हो, सुधांशु जी अब जवाब दीजिए, ये बात ये और अमेरिका के कई जगहों में अभी पुराने समय के बैलेट पेपर के जरिए वहां पर वोटिंग हो रही है, ये बात तो सच है। प्रत्युष जी, अभी उपचुनाव हुए, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया। मध्य प्रदेश में एक चुनाव इन्होंने जीता, बैलेट पेपर वो ईवीएम गड़बड़ करवा के जीता। सिद्धिरमैया इनके मुख्यमंत्री, उन्होंने नकारा जब उनको कहा गया कि आपके तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो जाके राष्ट्रपति से मिले थे, उन्होंने कहा वो कुछ भी करते रहे, ये चुनाव जो है ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं थी। इनके खुद के मुख्यमंत्री ये, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो ये कह दिया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो मैं मुख्यमंत्री थोड़ी होता, फिर तो यहाँ कोई बादल बैठा होता। मुझे फिर कह रहा, अच्छा देखिए, चुनाव आयोग किस तरह करवाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग जो भी करवाए वो सबके लिए, अगर वो पेपर से करवाए, पेपर से करवाए, कैसे करवाए, हमने थोड़ी, कोई भाजपा ने थोड़ी तय करा कि किस तरह होना है, और हिंदुस्तान की सरकार नहीं तय कर सकती है कि चुनाव किस तरह होना है। ये इलेक्शन कमीशन जो है स्वायत्ता प्रदान संस्था है, वो अपने आप तय करती, जो करे ना। लेकिन हमारी जीत को कटघरे में खड़ा करना, जब तुम खुद जो जीते उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ये विकृत मानसिकता का मुझे तो बड़ा हास्यप्रद लगता है। ये बात हमें क्या फर्क पड़ता है? नदीम जावेद जी, हमें क्या फर्क पड़ता है? चुनाव ये सवाल तो हर कोई पूछेगा। जो बात यहाँ पर सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप चुनाव जीते तो ठीक, अगर कोई दूसरा जीत गया तो ईवीएम में गड़बड़ी। नहीं, अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हैं और सिद्धिरमैया झूठ बोल रहे हैं, ये तय करें। मनीष तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था और बड़ा स्पष्ट किया था, जब उनसे यही सवाल किया गया था तो ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान गया था कि 2000 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था मीडिया को और ये बताया था कि मशीन में किस प्रकार से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में तो बयान बदल गया ना। आज की तारीख में तो कह रहे हैं कि अगर छेड़छाड़ हुई होती है तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा रहता। आज की तारीख में तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम की बदौलत ही वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि ठीक ठाक चुनाव हुआ बिना गड़बड़ी के। नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चूंकि समय की कमी है इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।